हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज एक स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे। द हिंदू की जगह द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से एक आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, द रिटर्न ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये आर्टिकल लिखा है कि कैसे अमेरिका आज से 20, 30, 50 साल बाद जब कमज़ोर हो जाएगा, हमारी आने वाली जनरेशन यूएस को कैसे देखेंगी। है ना, एक कंट्री हुआ करता था, बहुत पावरफुल था, कैसे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को देख करके ताज्जुब करेंगी। चलिए, ये आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसमें से चीज़ें सीखनी है और उनको अप्लाई करके देखना है। तो पांचों क्वेश्चंस में जो आप देख रहे हो इस आर्टिकल में सीखोगे। एक ट्राई ज़रूर से भी दे सकते हो, क्लास के लास्ट में सोल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। कह रहा द रिटर्न ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट की रिटर्न यानी कि वापसी हो चुकी है। रिटर्न समझ गए ना, वापसी। अब देखेंगे स्टेट क्राफ्ट कौन है, कहाँ से वापस आया है। इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। क्राफ्ट का मतलब है कला, स्टेट का मतलब है राज्य। जैसे धोबी की क्या कला होती है, कपड़ों को धोना। जैसे लोहार की क्या कला होती है, लोहे को ढालना। सुनार की कला होती है सोने को बनाना, है ना, आभूषण बनाना, ज्वेलरी बनाना। तो स्टेट की कला जो होती है वो होती है डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति। स्टेट क्राफ्ट जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ही दूसरा नाम है। तो करें जियो पॉलिटिक्स की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की वापसी हो चुकी है। अब चलो इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। वर्ड्स को ब्रेक करते जाना। मेरे नोट्स आपको हर वर्ड के ऊपर मिलेंगे, मैनुअली टाइप नोट्स हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बने। कह रहा है हिस्टोरियंस विल डिसेक्ट why the age of American dominance ended when it did। कह रहा है आने वाले टाइम में जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस कौन है, जो इतिहास को लिखते हैं या स्टडी करते हैं, इतिहासकार। कह रहा है इतिहासकार जो है ना, आने वाले वक्त में फ्यूचर टेंस के अंदर डिसेक्ट करने वाले हैं। डिसेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे सेक्ट्स में, उसके छोटे छोटे पुर्जों में तोड़ना ताकि उसको अपने समझ सके। तो ये छोटे छोटे पुर्जों में तोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे क्यों, वाई, जो एज था, जो युग था, और किसका, अमेरिका की डोमिनेंस का, अमेरिका के प्रभुत्व का, है ना। कह रहे क्यों ये एज ख़त्म हो गई जब ये ख़त्म हुई थी। बात समझ रहे हो कितनी गहरी है। ये कह रहा है कि अमेरिका का गिरना तय है आज से 20, 30, 50 साल बाद। और फिर हिस्टोरियंस है ना 100 साल बाद बैठ करके बात करेंगे अमेरिका की डोमिनेंस कैसे ख़त्म हुई जब ये ख़त्म हुई थी, मतलब होना तय है। समझ गए ना। हिस्टोरियंस की वर्ब है विल डिसेक्ट, एज की वर्ब है एंड इट की वर्ब है डिड। अब देखो ये डिसेक्ट नाम का वर्ड मैंने आपको तोड़ के बताया था। डिस मतलब एंटोनिम बनाया है, सेक्ट मतलब छोटे छोटे पीस, सेक्टर्स। किसी चीज़ के छोटे छोटे पीस करना कहलाता है डिसेक्ट करना। अगर आप किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हो तो हो सकता है आप उसको समझने की, एनालाइज करने की कोशिश भी कर रहे हो। इसलिए डिसेक्ट का दूसरा मीनिंग होता है एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना। छोटे पीसेस में तोड़ा तो भी डिसेक्ट, एनालाइज किया किसी चीज़ को तो भी डिसेक्ट। वर्ड्स को बनाने का यही तरीका होता है। चलो अब एक काम करते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे, साथ साथ स्मूथली पढ़ लेंगे तो अपने को आर्टिकल पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर मेरी गाइडेंस में करना चाहें तो आप डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन वाईटी योर इंग्लिश शूटर को। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको बैंकिंग का कोर्स मिलेगा, क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस सारा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको कवर करवाते हैं 1 साल में। उसी तरीके से एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा भी सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं। राइटिंग का कोर्स भी ऐप के ऊपर है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग हो या एसएससी हो। हज़ारों लोग कोर्सेज का फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। कोर्सेज को जानबूझ करके कम कीमत पर रखा गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि हर आदमी इनको अफोर्ड कर सके। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। डाउनलोड द ऐप टुडे। चलो आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। कल हमने पूरा किया था इस शीट को पेन स्टेकिंग पे, आज नए वर्ड्स इसमें ऐड हो गए हैं। हेजेमनी, सबसाइड, ऑनरेस, पेंचेंट, निम्बल एंड इसोट्रिक। 2-3 नए हैं, 2-3 पुराने हैं। हेजेमनी वर्ड बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। इसका मतलब होता है आपकी लीडरशिप, आपकी नेतागिरी, आपकी अथॉरिटी, आपकी कमांड, आपका डोमिनेशन या आपकी हेल्प। ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें यह नहीं है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड के आपको अलग अलग फॉर्म्स ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हेजेमनी का मतलब हो गया लीडरशिप। अब जो लीडरशिप करेगा उसको बोलेंगे हेजेमॉन।
मतलब एक लीडर। और जो लीडरशिप से रिलेटेड होगा, जो लीडरशिप से जुड़ा हुआ होगा, वो होगा हेजेमोनिक एडजेक्टिव फॉर्म में। ये नाउन फॉर्म है, ये हेजेमोनिक एडजेक्टिव फॉर्म है, नेतागिरी भरा हेजेमोनिक। और हेजेमोन का मतलब होता है एक लीडर, ये भी डूअर नाउन है। तीनों फॉर्म्स को याद रखना। चाइनीज फॉरेन पॉलिसी इज एंटायरली बिल्ट ऑन द विजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल हेजेमनी। चाइना की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से बिल्ट ऑन है, इस चीज़ पे आधारित है, इस विजन पे जो है बनाने की, इस्टेब्लिश करने की एक अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप को, हेजेमनी को। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ अपने वर्ड पे, सबसाइड। इस वर्ड को मैंने तोड़ के समझाया हुआ आपको, सब कुछ साइड कर देना। सब कुछ साइड हो गया तो मतलब मान लीजिए कोई चीज़ बहुत ज़ोरों पे है, अभी किसी चीज़ में बहुत इंटेंसिटी है, धीमे धीमे उसकी सारी इंटेंसिटी जो साइड में हो गई, साइड में समझ रहे हो ना, ख़त्म हो गई, तो उसी को बोलते हैं सबसाइड होना। किसी चीज़ की इंटेंसिटी में धीमा पड़ना, डिक्रीज आना, इसको वेन, डाई आउट, पीटर आउट, टेपर ऑफ या एब करना भी बोलते हैं। इसको सबसे अच्छा समझना हो तो आप एक लहर को देख लो, जब वो ऊपर चढ़ती है ना तो वो इंटेंसीफाई होती है, जब वो नीचे उतरती है तब वो डाई डाउन या सबसाइड होती है। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट। एक्टर की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी शुरू हो गई कम होना, नीचे गिरना, सबसाइड होना उसकी अरेस्ट के बाद। तो ऐसे आपको इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरस। देखिए एक वर्ड मैंने आपको बताया था ऑनस, इसको मैंने आपको तोड़ के बताया हुआ है। ऑनस का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी, ऑनस है ना, उसी से वर्ड बना है ऑनरस। जो जिम्मेदारी भरा हो वो कहलाता है ऑनरस। ऑनस मतलब जिम्मेदारी, जो ऑन हमारे अस हमारे ऊपर है वो हमारी जिम्मेदारी है ना, ये वर्ड तो आपको पता है। जो ऑनरस है वो ऑनस से मिलके बना है, जिसमें बड़ी सारी जिम्मेदारियां हो, जो बड़ा बर्डन सम हो, जो काम करना आपस में वास्तव में बड़ा मुश्किल हो। यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। द टीचर गेव एन ऑनरस असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज हार्डवर्क। टीचर ने एक जिम्मेदारी भरी, बहुत ही बर्डन सम असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे दी होमवर्क के तौर पे। 6 घंटे में 15 घंटे का काम करने को दे दिया, समझ गए ना, ऑनरस। अब इसके बर्डन सब, आर्डुअस सब सिनोनिम है। आज इसका एक एडवांस सिनोनिम आर्डुअस आप आर्टिकल में देखेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। ऑनस से ऑनरस याद रखना। पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है आपकी किसी चीज़ को लेकर के या तो लाइकिंग या फिर आपकी किसी चीज़ को लेकर के प्रवृत्ति। जैसे आपकी प्रवृत्ति है रात में जगने की, देन यू हैव ए पेंचेंट टू स्टे अवेक टिल लेट इन द नाइट। आई बात समझ में, आपकी प्रवृत्ति है ये। या फिर आपकी लाइकिंग है मीठा खाने की, सो यू हैव ए पेंचेंट फॉर स्वीट्स। इस तरीके से पेंचेंट वर्ड यूज होता है। माई अमेरिकन फ्रेंड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग पेंचेंट फॉर इंडियन फूड। मेरे अमेरिकन दोस्तों का एक बहुत फॉन्डनेस है, लाइकिंग है इंडियन फूड को लेकर के। तो ये पेंचेंट वर्ड का सिनोनिम आज देखेंगे आप, कौन सा देखेंगे, एक्चुअल में पेंचेंट वर्ड खुद ही आएगा आज। ये सिनोनिम है इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी, तीनों ही आपकी आदत या प्रवृत्ति के सिनोनिम है। नैक और फॉन्डनेस ये भी प्रवृत्ति को या आपकी लाइकिंग को बताते हैं। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, निम्बल। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, जो एजाइल हो, स्विफ्ट हो, लाइवली हो, क्विक हो। आपने बोला और उसने काम करके दिखा दिया। अ निम्बल एक्शन बाय द पुलिस प्रूव्ड क्रिटिकल इन नैबिंग द किलर्स। एक फुर्तीले एक्शन ने पुलिस के द्वारा बड़ा ही वो प्रूव हुआ, फुर्तीला एक्शन वो साबित हुआ बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, नैब करने में, धर पकड़ करने में किलर्स की, हथियारों की। तो पुलिस हरकत में आई बड़ी निम्बलनेस के साथ में और उन्होंने हथियारों को पकड़ लिया। समझ गए ना, इसको निम्बल को फुर्तीले से जोड़ के रखना। लास्ट वर्ड है इसोट्रिक। आपने एक वर्ड सुना होगा रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस क्या होता है, हर उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, और रॉकेट साइंस वास्तव में कॉम्प्लेक्स है भी। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो इतनी डिफ़िकल्ट हो समझने में क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, उसी के लिए इस वर्ड को, इसोट्रिक को यूज़ करते हैं। आम भाषा में इसको बोलते हैं रॉकेट साइंस। जैसे आपके दोस्त ने पूछा, आपने अपने फ्रेंड से पूछा यार ये कैसे होता है, तो उसने आपकी तरफ देखा, अरे छोड़ो तुम नहीं समझ पाओगे, समझ रहे हो ना, तो वो बोलेगा कि इट इज़ इसोट्रिक, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। ऐसे इस वर्ड को कनेक्ट कर लेना। द आइडिया दैट ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स इज स्टिल इसोट्रिक टू मोस्ट इलिटरेट पीपल। ये आइडिया, ये विचार कि इंसान बंदरों से इवॉल्व हुआ था एप्स से, यानी समझ गए ना, एप्स मतलब लंगूर वानर, कि इंसान जो है बंदरों से इवॉल्व हुआ था, ये आइडिया आज भी बहुत इसोट्रिक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है कई अनपढ़ जाहिल लोगों के लिए, है ना। उनको आज भी लगता है कि ये झूठ है, मतलब कोई ये मतलब उल्टी सीधी बात है ये। तो ये आइडिया इसोट्रिक लगता है उनको, उनके लिए रॉकेट साइंस है इस चीज़ को समझना। तो एनिग्मेटिक, इसोट्रिक, एब्ट्रूस सब इसके सिनोनिम है। एब्ट्रूस नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसको हाई फाई भी बोल देते हैं कुछ लोग।
चलिए यही 6 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे। डिटेल में इसीलिए करवाता हूँ, मेरा और आपका वक्त खराब करने के लिए नहीं, बल्कि एक एक वर्ड से आपकी समझ गए ना सोल कनेक्ट हो, ताकि आपको पता लगे। अब इस आर्टिकल की अपने क्या लेंगे, एक समरी लेंगे, आपको पता लगे क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 2-3 बातें कह रहा है। एक तो आज से 60 70 80 साल बाद आप देखोगे अमेरिका जो है ना, उसको रिप्लेस कर देगा चाइना, उसको रिप्लेस कर देगा इंडिया, ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका या जापान, है ना। अमेरिका उतना पावरफुल नहीं रहेगा, हालांकि इसकी पावर ठीक ठाक रहने वाली है आज से 100 साल बाद भी। लेकिन तब हिस्टोरियंस ये देखेंगे कि एक कंट्री जो सबसे आगे होता था दौड़ में और बहुत आगे होता था, कैसे वो आज तीसरे चौथे पाँचवें या 10वें पायदान पे आ गया है। और फिर वो एनालाइज करेंगे, और जो वो एनालाइज करेंगे ना, वही एनालिसिस इसने आज 2022 में आपको करके दिखाया है। वो ये भी सोचेंगे, वो ये भी सोचेंगे, वो ये भी सोचेंगे। एक रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, उसके बाद यूएस ऐसे ही कमज़ोर पड़ा। तो जो चीज़ें आज के बाद सोचने वाले हैं वो आज आपको सोच के दिखाएगा। इसकी टोन आज की फॉर वार्निंग या प्रिडिक्टिंग, ये प्रिडिक्ट कर रहा है क्या होने वाला है, प्रिडिक्शन आपको बता रहा है। शुरू करें आर्टिकल को। इंटरेस्टिंग लगा मुझे, आपको भी लगेगा, कहानी की तरह प्रोसेस करना। कह रहा है फॉर मोर देन 70 ईयर्स starting in the middle of World War II, the United States bestowed the world like a colossus। सबसे पहले बता रहा है भूमिका बांध के यूएस दुनिया का दादा कैसे बना। कह रहा है 70 सालों से भी ज़्यादा के लिए, फॉर मोर देन 70 ईयर्स। और कब से भाई, शुरू होते हुए मिडल ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड के 1942 से 44 के बीच से। कह रहे 70 सालों से, जब से शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के मिडल की, जो अमेरिका है इसने बिस्ट्रोड किया है वर्ल्ड को। ये बिस्ट्रोड का मतलब होता है किसी की पीठ पे सवार होना, बिस्ट्राइड की सेकंड फॉर्म है। तो दुनिया की पीठ पे सवार है अमेरिका, छाती पे बैठा है एक कोलोसस की तरह, एक महामानव, एक दानव की तरह। कोलोसस मतलब मॉन्स्टर, इतना बड़ा मॉन्स्टर जिसको देख के ही आपको डर लगने लगे। समझ में आ गया सेंटेंस। 70 सालों से अमेरिका पूरी दुनिया की छाती पे बैठा है। यूनाइटेड स्टेट्स की वर्ब है बिस्ट्रोड। बिस्ट्रोड मैंने आपको बताया एक नई वर्ब आपके लिए, ये वर्ब बनी है बिस्ट्राइड से। बिस्ट्राइड बिस्ट्रोड है ना, V1 V2, राइड रोड वैसे ही बन रही है बिस्ट्राइड बिस्ट्रोड। बिस्ट्राइड बिस्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी घोड़े पे बैठ जाते हो ना, दोनों तरफ पाम करके, समझ रहे हो ना, इसको कहते हैं बिस्ट्राइड, मतलब बिस्ट्राइड करना, किसी की पीठ पे सवार हो जाना, उसको डोमिनेट करना, उसके ऊपर बैठ के बोलना कि चल मुझे लेके चल। तो इसी तरीके से अमेरिका दुनिया की पीठ पे सवार है वर्ल्ड की। कोलोसस मैंने आपको बता दिया, महामानव, दानव को बोलते हैं, जाइंट मॉन्स्टर और बिहीमथ। बिहीमथ बहुत सा सिनोनिम है, एक दानव का, एक राक्षस का। आगे बढ़े। Correct's economy and military emerged from the war not just unscathed but also supreme। कह रहा है इस वॉर में से ना इसकी जो इकॉनमी और मिलिट्री है बाहर निकली, उभर करके आई, इमर्ज फ्रॉम हुई, ना केवल अनस्कैथेड। अनस्कैथेड का मतलब होता है बिना स्कैथ के, स्कैथ का मतलब होता है इंजरी। कह रहे इसकी जो इकॉनमी और मिलिट्री है ना केवल सही सलामत निकल के आई बिना किसी इंजरी के, बल्कि सुप्रीम होकर भी निकल के आई, सबसे पावरफुल होकर के भी निकल करके आई। मिलिट्री और इकॉनमी दोनों की वर्ब है इमर्ज फ्रॉम, दोनों इमर्ज हुई हैं, उभरी हैं। इमर्ज का मतलब होता है कहीं से उभरना। अब देखो इमर्ज फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, जर्मिनेट फ्रॉम, सारे तो सिनोनिम है एक दूसरे के। इन सब के बाद फ्रॉम आता है, आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सबके बाद फ्रॉम आएगा। रीडिंग को रेगुलर रखोगे तभी ये चीज़ें सेंस करेंगी आपके दिमाग में, कुछ मेक सेंस करेंगे, नहीं तो मुश्किल है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में आप जानते हो जिस टाइप का वर्ड हो वैसा ही आपको रखना है। नॉट ओनली के बाद में भी एडजेक्टिव, बट ऑल्सो के बाद में भी एडजेक्टिव। अनस्कैथेड मतलब जिसके कोई स्कैथ ना हो, जिसके कोई इंजरी नहीं हो, जो अनहार्म्ड हो, सही सलामत हो, साबुत हो, अनस्कैथेड। करेक्ट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, अ यूनिफाइड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अ सिस्टम ऑफ फार फ्लंग मिलिट्री कमांड्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड सो ऑन वर इफेक्टिव ग्लोबल हिजमॉन्स। कह रहे इसके जो इंस्टीट्यूशंस थे गवर्नेंस के, इसके प्रशासन की जो एजेंसियां थी, इंस्टीट्यूशन मतलब एजेंसियां, जैसे इंडिया में आरबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सब एजेंसीज हैं। कह रहे वैसे इसकी जो गवर्नेंस प्रशासन की जो एजेंसियां थी, अब ये बीच वाला बता रहा है कौन कौन सी एजेंसियां हैं। इनका एक जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इनका एक सिस्टम है जो मिलिट्री कमांड्स का है, फार फ्लंग। फार फ्लंग मतलब दूर दराज की। एक मिलिट्री कमांड वहाँ नॉर्थ में कनाडा के पास, एक साउथ में मैक्सिको के पास, एक ईस्ट में रशिया की तरफ है ना, वेस्ट में। तो ऐसी जो इनकी कमांड का सिस्टम था, और इनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, और भी कई सो ऑन। कह रहे ये सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत ही इफेक्टिव ग्लोबल हिजिमॉन्स थे। आगे बात समझ में, हिजिमॉन क्या होता है
बताया ना आपको, लीडर हो, अथॉरिटी हो, तो ये अपने आप में दुनिया के दादा कहलाए जाते थे। इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है वर। फार फ्लंग मतलब दूर दराज का, गवर्नेंस मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, हेजेमोन मतलब लीडर या अथॉरिटी या कमांडर। कह रहा है इवन व्हेन इट वाज लॉक्ड इन अ मॉडल स्ट्रगल विद द एलियन एंड होस्टाइल आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, इट हेल्ड मोस्ट ऑफ द विनिंग कार्ड्स। अब ये बात करेगा शीत युद्ध की, कोल्ड वॉर की। कह रहा है यहाँ तक कि जब ये लॉक्ड था, यूएस फंसा हुआ था, लॉक्ड का मतलब ताले में बंद था, और किसमें, एक खूनी जंग में, मॉडल स्ट्रगल में। मॉडल मतलब जानलेवा और स्ट्रगल मतलब जंग। तो एक जानलेवा जंग में जब ये फंसा हुआ था, एक विचित्र, एलियन मतलब अजीब सा, और एक होस्टाइल, होस्टाइल मतलब जो आपके खिलाफ हो। कह रहे एक विचित्र और इसके खिलाफ आइडियोलॉजी के, जो है साम्यवाद की, कम्युनिज्म की, यूएसएसआर की। कह रहा है यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर के दौरान भी ना इसने ज़्यादातर अपने कार्ड्स को रखा था विनिंग कार्ड्स को। टू हैव द मोस्ट ऑफ विनिंग कार्ड्स का मतलब है सबसे ज़्यादा पत्ते आपके पास होना, आपके पास सबसे ज़्यादा पावर्स थी। तो यूएसएसआर के साथ में जब ये कम्युनिज्म के साथ में स्ट्रगल कर रहा था, तब भी अमेरिका के पत्ते इसके पास में थे, इसके पास इसकी पावर बनी हुई थी। इट की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है हेल्ड। इट आया ऑफ कोर्स यूएस के लिए। मॉडल मतलब जो जानलेवा हो, डेडली हो, जिससे जान निकल जाए। एलियन मतलब बड़ा ही अजीब हो, विचित्र हो, स्ट्रेंज हो। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी भरा, आपका दुश्मन। कर एंड एज कोलोसी डू, इट एलिसिटेड रिसेंटमेंट फ्रॉम दोज नॉट कंटेंट टू लिव इन इट्स शैडो। कह रहा और जैसा कि कोलोसी करते हैं। अब ये कोलोसी कौन है भाई? कोलोसस बताया था ना ऊपर, कोलोसस। कोलोसस मतलब महादानव, इसका प्लूरल है कोलोसी। कह रहा है जैसा कि महादानवों के साथ होता भी है, एज कोलोसी डू, इसने इन्वोक किया, एलिसिट किया, जगाया बहुत गुस्से को, एंगर को उन लोगों से, उन कंट्रीज से जो कंटेंट या सेटिस्फाइड नहीं थी इसकी परछाई में जीने को, लिव इन इट्स शैडो में करने को। है बात समझ में? तो महादानव कितने भी बड़े हों, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महादानवों के सामने हमेशा अपना विरोध व्यक्त करते हैं। वैसे ही यूएस को इराक से, कतर से, है ना, यूएसएसआर से, ईरान से, सबसे अपना अपना रिसेंटमेंट जो है देखने को मिला। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लॉसी की वर्ब है डू, क्लॉसी की प्लूरल नाउन है, क्लॉसस का सिनोनिम है। इसको मैं भी दिखा दूंगा आपको वर्ड को कैसे बनाए। इट की वर्ब है एलिसिट। एलिसिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को जगाना, ड्रॉ आउट करना, इवोक करना। जैसे मैं आपको एक मूवी दिखाऊं बड़ी इमोशनल हो, तो द मूवी एलिसिटेड इमोशंस, मूवी ने मुझ में इमोशंस को जगा दिया, है ना। वैसे इस क्लॉसी ने रिसेंटमेंट को जगा दिया। रिसेंटमेंट मतलब आपका रोष, आपका गुस्सा, हेट, एंगर या डिस्प्लेजर। आज वोकैब इतनी है कि लिखते लिखते मेरी उंगलियां थक गई रात में, है ना, बहुत सारी वोकैब आज, तो इसका फ़ायदा उठाना है आपको पूरा। चलो, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। अब इस वर्ड को देखेंगे क्लॉसी को, ये क्या होता है भाई? ये लैटिन रूट के वर्ड्स हैं। क्लॉसस मतलब महादानव, ये है सिंगुलर। इसका प्लूरल बनाना है ना, तो पीछे से यूएस को निकालो और आई लगा दो। आ गई बात समझ में? वैसे ही फंगस, आपको पता है फंगस क्या होती है? इनका प्लूरल होता है फंजाई। वैसे ही रेडियस, रेडियस मतलब एक वृत्त की, एक सर्कल की जो त्रिज्या है, रेडियस। अगर कई सर्कल्स और कई त्रिज्याएं हो तो उसको बोलेंगे रेडियाई। इसमें डबल आई आता है, ध्यान रखना, स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। कैक्टस का बन जाएगा, क्या बनेगा भाई? कैक्टस का क्या बनेगा? कैक्टाई, ठीक है। एल्यूमनस का एल्यूमनाई, एल्यूमनस होते हैं किसी भी स्कूल कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स जो वहाँ से पढ़ के डिग्री लेके गए हैं। अगर एक है तो एल्यूमनस, 10, 20, 50 हैं तो एल्यूमनाई। फोकस, फोकाई, फोसाई बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ठीक है। ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस तो जानते हो ना, जानवर, वो 8, समझ गए ना, ऑक्टो मतलब 8, पस मतलब पैर, तो जिसके 8 हाथ या पाँव है, ऑक्टोपस का ऑक्टोपाई। तो ये ऑक्टोपाई वर्ड आपको कई जगह मिलेगा, जिस चीज़ में कहीं नहीं मिलेगा, वैसे इसको ऑक्टोपसिस भी लिखा जाता है। तो याद रखना है सारे, आज के क्विज में इनको अपने यूज़ करेंगे। कौन सिंगुलर कौन प्लूरल आपको देखना है। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले लो चलो एक। कह रहा है फॉर एनीवन हु हैडंट नोटिस द ग्रोइंग चैलेंजेस टू अमेरिकन डोमिनेंस, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन फरवरी ऑफ दिस ईयर शुड हैव रेज्ड एनी डाउट्स। अब बता रहे हैं इसकी गिरावट कहाँ से शुरू हुई। कह रहे कैसे भी एक इंसान से जिसने नोटिस नहीं किया था बढ़ती हुई चुनौतियों को, चैलेंजेस को, जो है अमेरिका के संप्रभुत्व, डोमिनेंस के सामने, अमेरिका की लीडरशिप के सामने। कह रहा अगर किसी ने नोटिस नहीं भी किया था ना, वो रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का अगर देख ले,
इस साल का, इन फरवरी ऑफ दिस ईयर का, तो ये इन्वेजन जो है उसने इरेज कर दिया होगा, शुड हैव इरेज्ड, किसी भी डाउट को, किसी भी उसके मन में शक को। तो किसी के मन में अगर शक था भी ना अमेरिका कमज़ोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फरवरी में ये शक सबका दूर हो चुका है। हु की वर्ब है हैडंट नोटिस्ड, इन्वेजन की वर्ब है शुड हैव इरेज्ड। अब ये स्ट्रक्चर मैं आज रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कई बार कर चुके हो आप, हज़ारों बार कर चुके हो। शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव का V3 के साथ में क्या कनेक्शन होता है, तो थर्ड कंडीशनल की वीडियो देख लोगे बेसिक्स में, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। कह रहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैड क्लियरली एंटर्ड अ न्यू एरा, वन इन विच द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ प्रेडेटरी स्टेट बिहेवियर हैड रिटर्न्ड एंड द प्यूटेटिव ग्लोबल हिजीमॉन प्रूव्ड अनेबल टू स्टॉप इट। हुआ क्या? कह रहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस मामले के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है वो साफ साफ तरीके से घुस गई थी, एंटर कर गई थी एक नई एरा में, युग में। और कौन सी एरा है, कौन सा पीरियड है, कौन सा युग है? कह रहा है वो वाला वन इन विच, जिसके अंदर पुराने सब तौर तरीके, पुराने सब फॉर्म्स जो हैं प्रेडेटरी स्टेट बिहेवियर के, ऐसे स्टेट बिहेवियर के, सरकार के ऐसे बर्ताव के जो प्रेडेटरी हो, जो खूंखार हो, दरिंदगी भरा हो, ये बिहेवियर की सारी फॉर्म्स रिटर्न हो चुकी थी। समझ में आ रहा है? पहले इतना ही समझ लो, फिर आगे बढ़ लेना। तो पॉलिटिक्स जो है ऐसे एरा में घुस चुकी है इस इन्वेजन के बाद में, जिसमें हर सरकार अब दरिंदगी और खूंखारी के साथ में बिहेव कर रही है, पुरानी दरिंदगी की फॉर्म सबकी सामने आ चुकी है। और कह रहा है जो प्यूटेटिव ग्लोबल हेजिमोन है, प्यूटेटिव का मतलब है जाना माना, जिसको सब जानते हैं, एक्नॉलेज्ड है, जो रेप्यूटेड है। कह रहे जाना माना अंतर्राष्ट्रीय जो नेता है, दादा है यूएस, ये प्रूव हुआ इस चीज़ को स्टॉप करने में, इसको रोकने में। समझ में आया सेंटेंस? तो यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद में अब सारी दुनिया जो है नीचता पे उतर आ चुकी है, हर कंट्री अपने बारे में सोच रही है, प्रेडेटरी स्टेट बिहेवियर आ चुका है। अमेरिका दादा कहा जाता था, लेकिन आज इस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पॉलिटिक्स की वर्ब है हैड एंटर्ड, फॉर्म्स की वर्ब है हैड रिटर्न्ड, ग्लोबल हेजिमोन की वर्ब है प्रूव्ड। प्रेडेटरी मतलब जिसमें प्रेडेटर वाली बात हो। अब ये प्रेडेटर कौन होता है भाई? तोड़ के बता रहा हूँ मैं, याद रहेगा ज़िंदगी भर। ये प्रेडेटर वो आदमी होता है जो आजकल हमारी डेट से प्री वाला है। मतलब कहने का मतलब ये समझ लो आप, इंसान बनने से बिल्कुल पहले की जो स्पीशीज थी ना, वो था प्रेडेटर। प्रेडेटर एक ऐसा आदमी था जो खा लेता था कुछ भी, दूसरे आदमी को भी मार के खा जाता था। दरिंदा बोलते हैं इसको, दरिंदा हिंदी में, है ना। तो प्रेडेटरी हर वो चीज़ है जो दरिंदगी से रिलेटेड है। इंसान जब दरिंदा हुआ करता था, खूंखार, वो है प्रेडेटरी। समझ गए ना? प्रेडेटर समझ लेना, दरिंदे को बोलते हैं। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। प्यूटेटिव जाना माना, एक्नॉलेज्ड, रेप्यूटेड। कह रहा द क्लॉसेस कुड नॉट गेट इट्स वे। कह रहा इस पूरे मामले में जो क्लॉसेस है, जो महादानव है यूएस, अपना रास्ता नहीं बना पाया। कुड नॉट गेट इट्स वे। गेट इट्स वे का मतलब होता है अपना रास्ता बनाना, अपनी मनमर्जी से चलना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सब कुछ पास्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि फ्यूचर हिस्टोरियंस इस तरीके से बात कर रहे होंगे, उनके पर्सपेक्टिव से पूरा आर्टिकल लिखा गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेके ये समझ लेते हैं, जो लोग नए हैं चैनल पे, उनको कहाँ से प्रिपेयर करना है। 3 चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से समझना। नंबर 1, रोज़ आर्टिकल्स पढ़ने की आदत डालो खुद से। जैसे ये आर्टिकल है सुबह 7 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप में आ चुका है, आपको सुबह इसको डाउनलोड कर लेना था और खुद से पढ़ना था। जितना पढ़ सके उतना अच्छा है, और जो नहीं पढ़ सके उन सेंटेंसेस को इस वीडियो को चला के देखो। मैं बार बार बोलूँगा, पूरी वीडियो मत देखो, टाइम बहुत कीमती है। उतना ही चलाना है जितना आपको ज़रूरी है। नंबर 1 सबसे पहला काम ये। दूसरा काम, जब भी आप पढ़ते हो मेरे साथ एटलीस्ट सब्जेक्ट वर्ब को मार्क करना शुरू करो अपने दिमाग में। फिर आप खुद भी जो कुछ पढ़ोगे ना, वहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब आपके दिमाग में आने लगेगा। और जिस दिन मेरे भाई ये आने लगा ना, मैं लिख करके देने को तैयार हूँ कागज़ पे, इंग्लिश में तुम्हारी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। सब्जेक्ट और वर्ब अगर आपने पकड़ लिया सेंटेंस में, वहीं पे आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाती है। नंबर 3 काम क्या करना है, कोई कोर्स नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, सीधे चैनल के होम पेज पे जाओ, ये प्लेलिस्ट रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कंटेंट आप किसी पेड स्टूडेंट में, किसी पेड कोचिंग में भी जाओगे, स्टूडेंट से किसी से पूछना, शायद आपको नहीं मिलेगा। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कंटेंट बहुत कीमती है, इसकी रिस्पेक्ट करके यहाँ से अपने बेसिक्स पूरे कर लो। ये 3 काम कर लो, 1-1.5 महीने में जहाँ खड़े हो उससे 10 स्टेप्स ऊपर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह बट द यूनाइटेड स्टेट्स रिलेटिव डिक्लाइन कुड बी सीन इन मैनी इंडिकेटर्स लॉन्ग बिफोर द रशियन इन्वेजन। कह रहे लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना,
इसका जो तुलनात्मक डिक्लाइन है, जो उतार है, देखा जा सकता था। कई सारे इंडिकेटर्स में, कई सारे सूचकों में रशिया की इन्वेजन से काफ़ी पहले, लॉन्ग बिफोर। तो इस इन्वेजन की, रशिया यूक्रेन की वॉर का आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी। डिक्लाइन कुड बी सीन सब्जेक्ट और उसकी वॉर। कह रहे यूएस इकोनॉमी नाउ प्रोड्यूसेस अंडर ए क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी कंपेयर्ड विद 40% इन 1960। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज प्रोड्यूस करती है एक क्वार्टर से भी कम, क्वार्टर मतलब 25%, तो अंतर्राष्ट्रीय जीडीपी का 25% से भी कम प्रोड्यूस करती है, जो कि कंपेयर्ड विद है, जिसकी तुलना की जा सकती है 40% से, जो 1960 में होता था। तो इस तरीके से जीडीपी इसकी गिरती जा रही है। जीडीपी की वॉव है प्रोड्यूसेस। कह रहे द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री स्पेंडिंग स्टिल अकाउंटिंग फॉर एज मच एज 40% of the world's total no longer generates the same margin of superiority it once did। कह रहे हैं अमेरिका की अगर मिलिट्री स्पेंडिंग आप देख लो, इसका रक्षा बजट देख लो, जो आज भी अकाउंटिंग फॉर करने वाला है, आज भी रिस्पॉन्सिबल फॉर है, और कितना, एज मच एज 40% के लिए, पूरी दुनिया के टोटल के लिए। अगर दुनिया में 100 रुपये के हथियार खरीदे जाते हैं तो उनमें 40 रुपये के हथियार अमेरिका खरीदता है। तो कह रहा है अगर इसके मिलिट्री स्पेंडिंग को भी देख लो ना, जो आज भी इतनी है, अब ये बिल्कुल भी जनरेट नहीं करती है, नो लॉन्गर जनरेट उसी टाइप ऑफ मार्जिन ऑफ सुपीरियरिटी को जैसा ये वंस किया करती थी। मार्जिन ऑफ सुपीरियरिटी का मतलब क्या है भाई, इसके इतना पैसा खर्च करने के बाद इसके वेपन भी बहुत अच्छे होंगे, मार्जिन इसके वेपन्स की सुपीरियरिटी का बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका जो वेपन लेके घूम रहा है वही वेपन जो है ईरान भी लेके घूम रहा है, मतलब कंपैरेबल है दोनों के बाकी कंट्रीज़ के साथ में। तो स्पेंडिंग की वर्ब है जनरेट्स, इट की वर्ब है डिड, इट आया यूएस के लिए, अकाउंट फॉर करना मतलब किसी चीज़ के लिए बराबर होना। एज मच एज, ये सिंपल सा एक एडवर्ब है इंग्लिश में, इसको एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। इसका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ किसी संख्या को बड़ा बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो परेड में 200 लोग थे, अब मान लो यहाँ पे 200 नहीं, आप 20,000 लिखना चाह रहे हो, अब ये संख्या बड़ी हो गई, अब आप बताना चाह रहे हो परेड में ना 20,000 लोग थे, तो आप क्या बोलोगे, देयर वर 20,000 पीपल इन द परेड। आप ऐसा लिख दो यहाँ पे, देयर वर एज many as 20,000 पीपल इन द परेड। अगर गिन सकते हो तो एज मनी एज, अगर गिन नहीं सकते हो तो एज मच एज, है ना, इस तरीके से इनको यूज़ करना है। अब इसका मतलब यही है कि आप बड़ा हैरान होकर के बता रहे हो कि 20,000 लोग परेड में आए थे, इसको वूपिंग भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। करे द यूएस confronts opponents that are nimbler in adopting new technologies and modes of warfare। कह रहा है यूएस कन्फ्रंट कर रहा है, सामना कर रहा है ऐसे दुश्मनों का जो ज़्यादा तेज हैं, निम्बल हैं, फुर्तीले हैं, दैट आर निम्बलर, इससे भी ज़्यादा फुर्तीले हैं अडॉप्ट करने में नई टेक्नोलॉजीज़ को और मोड्स ऑफ वॉरफेयर को। तो इस तरीके से चाइना और रशिया में यूएस नए नए एडवर्सरीज देख रहा है जो यूएस से भी तेज़ी से फुर्तीले तरीके से अपने वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका की वर्ब है कन्फरेंस, दैट की वर्ब है आर, निम्बलर मतलब ज़्यादा फुर्तीले, वॉरफेयर मतलब लड़ाई की कला। कह रहा है इट्स आइडियोलॉजी ऑफ फ्री माइंड्स एंड फ्री मार्केट्स फेसेस चैलेंजेस not only from foreign models of authoritarian efficiency and ethno-nationalism but also from waning confidence in American institutions। कह रहा है इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, और किसकी, खुले दिमाग की और खुले बाज़ारों की। अमेरिका कहता है सबका दिमाग खुला हो और सबके बाज़ार खुले हो। कह रहा है इसकी जो विचारधारा है ना, आइडियोलॉजी, जो ख्याल है, इसको भी चैलेंजेस मिल रहे हैं, ये भी चुनौतियों का सामना कर रहा है, ना केवल विदेशी उन मॉडल से जो है अथॉरिटेरियन एफिशिएंसी के। अब ये क्या होती है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, ना केवल इस तरह की चीज़ से बल्कि साथ ही साथ एथनो नेशनलिज्म से, ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ये दो मॉडल्स हैं। कह रहे बल्कि साथ ही साथ इस चीज़ से भी जो है कम होता हुआ भरोसा, कॉन्फिडेंस जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में आजकल दुनिया का है। तो दोनों ही तरीके से इसको चैलेंजेस मिल रहे हैं। अमेरिका से ज़्यादा अच्छे मॉडल्स जो हैं दुनिया बना के दिखा रही है अपनी अपनी कंट्रीज़ में, और दूसरा अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दुनिया को अब कमज़ोर लगने लगे हैं। आइडियोलॉजी की वर्ब है फेसिस, नॉट ओनली के बाद में भी फ्रॉम बट ऑल्सो के बाद में भी फ्रॉम। वेन करना, सबसाइड होना, समझ गए ना, किसी चीज़ का धीमा पड़ना, मंदा होना। अब ये समझ लो ये क्या होता है, अथॉरिटेरियन एफिशिएंसी और एथनो नेशनलिज्म। इसको आप चाइना से जोड़ के देखो। चाइना एक बहुत एफिशिएंट कंट्री है, अगर उनको एक ब्रिज बनाना है ना तो 4-5 घंटे में वो डिसीजन लेंगे और 15-20 घंटे में ब्रिज खड़ा भी कर देंगे। कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, बहुत कम करप्शन है, और कोई पब्लिक की आवाज़ नहीं, पब्लिक चिल्लाती रह जाएगी, वहाँ पे ब्रिज बन जाएगा। तो ये अथॉरिटेरिज्म तो है लेकिन ये एफिशिएंसी भी है, यहाँ पे तानाशाही बना भी है लेकिन यहाँ पे कार्यकुशलता भी है। इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन
अथॉरिटेरियन एफिशिएंसी चाइना जैसी कंट्रीज से। और ये क्या है एथनो नेशनलिज्म? ये ऐसा नेशनलिज्म है जिसमें एथनिसिटी की बात होती है, रेस की बात होती है। जैसे आपको ये मिलेगा श्रीलंका में, चेक रिपब्लिक में, है ना, और भी कई कंट्रीज है यूरोप की, और वैसे वेस्ट एशिया में आपको बहुत मिल जाएगा, है ना। ये जो सारी आपकी बेल्ट है, कौन सी वाली, अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे आपको एथनो नेशनलिज्म मिल जाएगा। तो ये भी बहुत जो है कामगर मॉडल्स रहे हैं डेमोक्रेसीज के, यहाँ से भी इसको चैलेंज मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर द यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स विल रिमेन पावरफुल। अब कह रहा है ये भी एक चीज़ है कि आने वाले फ्यूचर के लिए, फॉरसेबल फ्यूचर के लिए, फॉरसेबल मतलब जिसको आप पहले से देख सके, फॉर मतलब पहले से, सी मतलब देखना। तो कह रहा है प्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए, एक्सपेक्टेड भविष्य के लिए अमेरिका बना रहेगा पावरफुल, ये आज 10-20 सालों में कमज़ोर नहीं होगा। यूएस की ओवर विल रिमेन। कह रहा ऑल्दो चाइनाज राइज मीन्स that it may not have the world's largest economy forever, it will certainly have the second largest and possibly the most dynamic and globally connected one। कह रहा है हालांकि चाइना का राइज जो है ये मीन करता है, चाइना का जो चढ़ाव है उसका ये मतलब निकलता है कि इसके पास हो सकता है ना हो, मे नॉट हैव, और क्या ना हो, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी हमेशा के लिए फॉरएवर। आज तो है सबसे बड़ी, है ना। वैसे चाइना आगे निकल चुका है नॉमिनल जीडीपी में, लेकिन परचेज पावर पैरिटी में आज भी यूएस सबसे आगे है। तो कह रहा है हो सकता है कि चाइना का राइज जो है इस चीज़ को मीन करे, अमेरिका सबसे आगे इकॉनमी में ना रहे, लेकिन फिर भी सडनली इसके पास एक ऐसी इकॉनमी होगी जो सेकंड लार्जेस्ट होगी, और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा डायनामिक होगी, सबसे ज़्यादा जिंदा दिल होगी, और ग्लोबली कनेक्टेड भी होने वाली है। तो इस तरीके से अमेरिका की, आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते अमेरिका कमज़ोर होगा। राइज की ओवर मीन्स इट की ओवर मे नॉट हैव, इट की ओवर विल हैव। वर्ड्स लार्जेस्ट आप जानते हो, लार्जेस्ट के आगे द क्यों नहीं लगाया गया, सबको आता है ना। चलो फिर भी कमेंट्स में डाल देना, जिनको ना आता हो जाके वो कमेंट्स में पढ़ सके। अब इन छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से अपने को ऊपर आना है ना। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है नॉनदलेस रिलेटिव डिक्लाइन इज अ फैक्ट। कह रहा है नॉनदलेस का मतलब होता है बावजूद इन सब चीज़ों के। कह रहा है नॉनदलेस बावजूद इन सब चीज़ों के जो ये रिलेटिव डिक्लाइन है ये अपने आप में एक सच है, एक फैक्ट है। Historians will dissect why the age of American dominance ended and when it did, and whether its disappearance might have been delayed or mitigated। कह रहा है आने वाले टाइम में इतिहासकार, हिस्टोरियंस डिसेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे क्यों अमेरिका की डोमिनेंस की जो एज है वो ख़त्म हुई, जब भी ये ख़त्म हुई थी, और वेदर हाँ या ना इसकी जो डिसअपीयरेंस है, इस डोमिनेंस का डिसअपीयर हो जाने का जो काम है, लापता होने का जो काम है, ये डिले किया जा सकता था या मिटिगेट किया जा सकता था या नहीं। वो ये सोचेंगे कि अमेरिका अपने पतन को कैसे रोक सकता था, कैसे टाल सकता था, या कैसे धीमा बना सकता था। समझ में आ गया सेंटेंस। हिस्टोरियंस की ओवर विल डिसेक्ट, एज की ओवर एंडेड, इट की ओवर डिड, डिसअपीयरेंस मतलब किसी चीज़ का लापता होना, इसकी ओवर माइट हैव एंडेड, या माइट हैव डिलेड और माइट हैव मिटिगेटेड। अब ये मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ की तीव्रता में कमी होना। जैसे आपको दर्द हो रहा है, आपने उस पर बाम लगाई, तो आप बोल सकते हो माई पेन हैज़ मिटिगेटेड। बड़े आगे कह रहा था क्वेश्चन नाउ हाउएवर इज हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स शुड एडजस्ट टू इट्स चेंजिंग पोजीशन। कह रहा है बड़ा सवाल हालांकि ये है कैसे अमेरिका को एडजस्ट करना चाहिए इसकी बदलती हुई पोजीशन को लेकर के। क्वेश्चन की वर्ब इज, यूएस की वर्ब शुड एडजस्ट। अब इसके कुछ सोल्यूशन बताएगा। कह रहा है आफ्टर डेकेड्स ऑफ रिलाइंग ऑन बिग स्ट्रेटेजिक आइडियाज दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिसी बाय कॉम्प्लेक्स एंड आर्डुअस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, द यूएस गवर्नमेंट मस्ट रिटर्न टू स्टेट क्राफ्ट। अगर इस पूरे आर्टिकल की आत्मा समझनी है तो ये वाली लाइन है। कह रहा है कई डेकेड्स के, कई दशकों के रिलाई ऑन करने के बाद में, रिलाई ऑन करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे भरोसा जताना, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, और रिलाई ऑन किस पे, बड़े बड़े कूटनीतिक आइडियाज़ के ऊपर। और कौन से आइडियाज़ जो ट्रांसलेट इनटू होते हैं, जो बदल जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं पॉलिसी में, कानून में, और किसके द्वारा, एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही आर्डुअस बर्डन सब ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस के द्वारा। कह रहे कई दशकों तक ऐसी चीज़ पे डिपेंड करने के बाद अब यूएस को इसको पीछे छोड़ना होगा और यूएस की सरकार को रिटर्न करना होगा स्टेट क्राफ्ट की तरफ। समझ में आया सेंटेंस। तो अभी तक यूएस क्या करता है, अपने आप ही कोई आइडिया बना लेता है कि एक लिस्ट बनाएंगे, ब्लैक लिस्ट होगी, इसमें इस कंट्री को डाल देंगे, फिर अपने आप
प्रेशर के दम पे उस लिस्ट में किसी कंट्री को डालेगा, सैंक्शंस भी लगाएगा और अपनी दादागिरी करेगा। तो कह रहा है ये सारे आइडियाज़ जो थे ना इसके बिग स्ट्रेटेजिक आइडियाज़, अब उनसे हटके यूएस को डिप्लोमेसी करनी चाहिए, दादागिरी से पीछे हटके, है ना, ये कहने का मतलब है। आइडियाज़ के लिए दैट आया, दैट की वो बात ट्रांसलेटेड इनटू, जब कोई चीज़ ट्रांसलेट इनटू होती है तो वो किसी चीज़ में चेंज इनटू या कन्वर्ट इनटू होती है। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, जानते हो ना, इन सब के बाद में ऑन आएगा, कभी भी गलती से एट मत लगा के आना। चलो, आर्डुअस, ऑनरस, बर्डनसम, जो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो, बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो, है ना। कह रहे गवर्नमेंट की वो है मस्ट रिटर्न। कह रहा दिस मीन्स एन अप्रोच दैट एम्बॉडीज अ फाइन ग्रेन्ड कॉम्प्रीहेंशन of the world, the ability to quickly detect and respond to challenges, a penchant for exploiting opportunities as they arise, and a nimble foreign policy। अब कह रहे हैं इस पूरी जो बात की हमने, इसका सीधा सा मतलब ये है, दिस मीन्स कि एक ऐसी अप्रोच हो जो एम्बॉडी करती हो, और एम्बॉडी करने का मतलब होता है प्रकट होना, मटेरियलाइज होना, किसी चीज़ का अवतरित होना, अवतार लेना एक बॉडी के अंदर। तो ये वो अप्रोच होगी जो अवतरित होगी, जो एम्बॉडी होगी, जो रीइनकारनेट होगी एक ऐसी कॉम्प्रिहेंशन में, एक ऐसी समझ में जो फाइन ग्रेन्ड हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल और जेंटल हो, और किसकी, पूरी दुनिया की, ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को दुनिया समझना चाहिए, अमेरिका को, लोगों को कहीं भी जाकर के किसी भी कंट्री पे अटैक कर देता है अपने हिसाब से। तो ये एक फाइन ग्रेन्ड अंडरस्टैंडिंग इसमें आज कमी है। दूसरा इसमें कमी है जो इसको ज़रूरत है वो है एक उस एबिलिटी की जो ये क्विकली डिटेक्ट कर सके और रिस्पॉन्ड टू कर सके चैलेंजेस के सामने, चुनौतियों के सामने। और तीसरा इसकी एक प्रवृत्ति हो, पेंचेंट हो, इंक्लिनेशन हो, एक्सप्लॉइट करने की, फ़ायदा उठाने की, मौक़ों का, अपॉर्चुनिटीज़ का, जब भी वो अराइज होते हैं, जब भी वो आन खड़े होते हैं, जब भी वो इसके सामने आते हैं। और चौथा एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी हो जो बड़ी निम्बल हो, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली हो। तो ये अप्रोच अमेरिका को चाहिए। समझ में आ गया। अब इसने सजेशन भी अपना दे दिया है। दिस की वर्ब मीन्स, दैट की वर्ब एम्बॉडीज, एम्बॉडी मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ का अवतार लेना, मटेरियलाइज होना, बॉडी में, बॉडी फॉर्म में आना। फाइन ग्रेन मतलब फाइन और जेंटल, ग्रेसफुल। दे आया है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इसकी वर्ब है अराइज। रिस्पॉन्ड के बाद में हमेशा टू लगाएं, जिसको भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आई रिस्पॉन्डेड टू हिम, है ना, ऐसे बोलेंगे। पेंचेंट, इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी आपकी प्रवृत्ति है। निम्बल जानते हो, एजाइल, क्विक, स्विफ्ट, फास्ट। अब ये लास्ट सेंटेंस है, कह रहा है टुडे व्हेन इट इज़ मच हार्डर फॉर वॉशिंगटन टू कॉल द शॉट्स, द प्रॉब्लम इट फेसेस डिमांड नॉट मोर एब्स्ट्रूस स्ट्रेटजीज। कह रहा है आज जब ये बहुत मुश्किल हो चला है अमेरिका के लिए, वॉशिंगटन के लिए, और क्या करना भाई, कॉल द शॉट्स करना। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है डिसीजन लेना, फाइनल, कंट्रोल में आना। जैसे आर्मी का जनरल होता है ना, वो बोलता है जब गोली चलेगी तभी गोली चलेगी, तो वो आर्मी का जनरल पूरे फाइनल डिसीजन लेता है, कंट्रोल में होता है, कॉल द शॉट्स करता है। वैसे ही उस जनरल की तरह अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है अपनी मनमर्जी करना। कह रहा है जो प्रॉब्लम्स है ना ऐसे वक्त पे जो अमेरिका फेस करता है, इन प्रॉब्लम्स की एक ही डिमांड है, और क्या, और ज़्यादा एब्स्ट्रूज स्ट्रेटजीज अब बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। अब हाई फाई, एसोट्रिक, एनिग्मेटिक, गूढ़ और पेचीदा स्ट्रेटजीज यूएस को यूज़ नहीं करनी है। अच्छा क्या यूज़ करना है भाई इनको, दे रिक्वायर समथिंग फार अर्दियर, इनको ज़रूरत है कुछ और चीज़ की जो बहुत ज़्यादा अर्दियर है। अर्दियर का मतलब होता है सीधी सादी, अर्थ से, मिट्टी से जुड़ी हुई, और वो क्या है, स्किल यानी कि कला। आई बात समझ में। अमेरिका को कूटनीति पे अब चलना होगा। ये ब्लैक लिस्टें, ग्रे लिस्टें, ये फलानी लिस्टें, ढिमकानी लिस्टें, ये लिस्टें बना करके दादागिरी से हट जाना चाहिए, एब्स्ट्रूज स्ट्रेटजी को ख़त्म कर देना चाहिए। डिप्लोमेसी के दम पे अपनी डोमिनेंस को अमेरिका शायद बचा सकता है। इट की वर्ब है इज़, प्रॉब्लम की वर्ब है डिमांड, इट की वर्ब है फेसिस, एब्स्ट्रूज, एसोट्रिक, एनिग्मेटिक, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉल द शॉट्स मतलब टू बी इन चार्ज, टू बी इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। दे की वर्ब रिक्वायर। अर्थियर मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ। डाउन टू अर्थ, सिंपलर एंड मंडेन। मंडेन एक एडवांस वर्ड है, सिंपलर आदमी के लिए मंडेन वर्ड आप यूज़ करते हैं। एक और वर्ड बता देता हूँ आपको मैं, हमड्रम। ठीक है, हमड्रम, एकदम सीधा साधा हमड्रम। चलो यहीं रैपअप करेंगे। वोकैबुलरी 10 में से 20 मार्क्स देता हूँ आज मैं, इतनी शानदार वोकैबुलरी आई है इस आर्टिकल की। आई होप मज़ा आया होगा। एक लाइक और एक शेयर दे देना ज़रूर से, स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ये 5-6 क्वेश्चन हैं आपके सामने, सब लोग ट्राई देंगे इनको। आंसर्स मैं करवाऊंगा नहीं, आप खुद ही कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल रहा हूँ हिंट्स के साथ में, ठीक है। मेरे आंसर से अपने मैच कर लो, 5 में से कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोई और क्वेरी हो कमेंट्स में डाल दिया करो, कोशिश करता हूँ सबके कमेंट्स पढूं।
ऐप पे सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ़ायदा उठा सकते हो। जाओ आज ही डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर आप जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।